सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत के मशहूर पत्रकार अदिति त्यागी जी, जो कि पहले जी न्यूज में भी काम किया करती थी। और ये दोनों बात करेंगी भारत में हो रहे चुनावों के बारे में और खासकर उसकी जमीनी हकीकत आपके सामने लाएंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी आदिति त्यागी, जो कि जर्नलिस्ट हैं, और हम आदिति को देखते रहते हैं ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया के अलावा टीवी चैनल्स पे भी। बहुत शुक्रिया आदिति, क्या जा पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आरजू कि आपने मौका दिया है आपके चैनल पर आकर बात करने के लिए। आदिति, कैसे देख रही हैं आप? आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं, आपके यहाँ बहुत हंगामा है, लेकिन पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ, पाकिस्तान की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन जाता रहता है। रिसेंटली फवाद चौधरी साहब का ट्वीट जो है वो बड़ा फेमस हुआ था, और अभी कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है भारत के इलेक्शंस में। तो आप इसमें पाकिस्तान का कोई रोल देखती हैं? और अभी जैसे आप तो रिपोर्टिंग वगैरह भी किया करती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से इलेक्शंस चल रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है वो पावर में आ रही है? यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये बात की जा रही है कि अगर कांग्रेस आ गई, अगर राहुल गांधी आ गए, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो पहले तो क्योंकि आपने 3 सवाल मुझसे पूछे हैं, तो सबसे पहले तो जो आपने फवाद चौधरी को लेकर कहा कि वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में बड़ी बात हो रही है। तो 2 बातें होती है। एक होता है, अब मुझे लगता है फवाद चौधरी साहब को ऐसा लग रहा है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो कुछ इस टाइप का वो सोच रहे हैं कि मशहूर तो हो ही रहा हूँ मैं, चाहे वो पब्लिसिटी जो है वो नेगेटिव है। हालाँकि फवाद चौधरी तो मुझे लगता है कि आपके मुल्क में भी अब उनका खुद की क्या पहचान बची है, वो मुझे यहाँ पे आपके व्यूअर्स के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनेस्टली उन्हें कोई सीरियसली तो नहीं लेता, लेकिन वो शायद उन्होंने सुर्खियों में आने के लिए, जैसे कुछ स्टंट होती है, स्टंटबाज़ी होती है, उसी स्टंटबाज़ी का इस्तेमाल फवाद चौधरी ने आरज़ू लगता है कि किया। और उन्होंने कहा कि देखिए सब इंडिया में जो है वो फिक्सेटेड हो गए उनके कमेंट से। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपके मुल्क में भी छिपा नहीं है, और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब इलेक्शंस आते हैं तो अक्सर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी बात होती है, और उसमें मैं ये नहीं मानती कि उसमें कोई गलत बात है, क्योंकि अगर आप पड़ोसी मुल्क की बात इसलिए कर रहे हो कि भाई आपको लगता है कि किसी कम्युनिटी विशेष को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क की बात इसलिए हो रही हो क्योंकि आपने उस मुल्क के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए हो, आपने उस मुल्क के दुष्प्रचार का जवाब दिया हो, आपने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर पुख्ता काम किया हो, जिसे आप डिलीवरेबल्स के तौर पर और कॉन्क्रीट टर्म्स में डिस्क्राइब कर सके, तो उस नेबर के बारे में बात करने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है आप जिन कमेंट्स का जिक्र कर रही है, दरअसल पहली बात देखें कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, लोकतंत्र है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब हम जब से पैदा हुए तब से ही हमारे यहाँ इसी बात को खाद पानी दिया गया कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो मजबूती के साथ खड़ा हो, एक घना वृक्ष बने, जो कि आपके देश में नहीं हो पाया, और वो ऑब्वियस रीजंस की वजह से नहीं हो पाया कि आपकी फौज की दखलंदाजी और उसके बाद जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो का असैसिनेशन हुआ। खैर, वो हिस्ट्री एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, वो आपके यहाँ सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ जनता चुनती है, हम अपने यहाँ पर कहते हैं जनता जनार्दन है। जनता वोट करती है, जनता डिसाइड करती है कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, और किसी किसी को तो वो ये मौका भी नहीं देते कि विपक्ष में बैठने का मौका दे, वो उसे बाहर ही कर देते हैं सिस्टम से। हमारे यहाँ कोई बाहरी मुल्क आकर हमारे सिस्टम में इंटरफेयर कर पाए, ऐसा होता नहीं है। तो इंडिया के वोटर के बारे में मैं आरजू एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि कौन सी पार्टी जीत रही है, तो इंडिया के वोटर के बारे में मैं ये कहती हूँ, एक तो एक बड़ा सेक्शन है जो कि साइलेंट वोटर है। दूसरा, इंडियन वोटर जो है वो बहुत वाइज है। ठीक उस परसेप्शन के उलट जिसमें लोग ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इंडियन वोटर जो है वो तो हाईली कम्युनल है। मैं मानती हूँ कि इन इलेक्शंस में धर्म का इस्तेमाल कुछ सर्टेन सेक्शंस द्वारा किया गया है, और वो जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जैसे टर्म्स इन इलेक्शंस में आपने हमने सबने सुनी है, उन पर भारत में काफी डिटेल में जाकर चर्चा भी हुई है, बात भी हुई है। लेकिन बावजूद इसके मेरा ये मानना है कि इंडियन वोटर जो है वो बहुत वाइज है, बहुत बुद्धिमान है। वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, उसे जिस पर उसे कभी वो नेता को देखकर डिसीजन लेता है, कभी वो मुद्दों को लेकर डिसीजन लेता है, और ये उसकी अपनी विजडम है। उस पर ना मुझे कमेंट करने का हक है, ना किसी नेता को कमेंट करने का हक है। तो मेरे लिए
इस वक्त ये कहना कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, मैं उस वोटर का अपमान कभी नहीं करती, क्योंकि वो वोटर मेरा दर्शन भी है और उसे मैं सिर आंखों पर बैठा कर रखती हूँ। लेकिन हाँ, टक्कर हो रही है, फाइट हो रही है। कांग्रेस ये क्लेम कर रही है, कांग्रेस जो विपक्षी गठबंधन है, जिससे इंडिया अलायंस के तौर पर आपके देश में जाना जाता है, तो वो ये क्लेम कर रहा है कि नरेंद्र मोदी पहले 400 पार की बात कर रहे थे, अब बीजेपी ये नारा नहीं दे रही है, क्योंकि हमने जो अभी तक 3 फेजेस की जो आरजू पोलिंग हुई है, उसके बाद ऑपोजिशन का जो अलायंस है वो ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास एडवांटेज है। वहीं बीजेपी ये क्लेम कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है और उसका जो कोलिशन है एनडीए, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम कंफर्टेबली 400 की तरफ बढ़ रहे हैं। मुद्दों के लिहाज से मैं बात करूं तो ऑपोजिशन ये भी कहता है कि भाई रोजगार मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होनी चाहिए। तो बीजेपी कहती है कि हमने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, इंडिया जो है वो 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अब इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। जो उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, क्योंकि यहाँ पर जो नारा दिया गया है एनडीए द्वारा, वो है मोदी की गारंटी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑपोजिशन की, और खासतौर पर उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल पार्टी के लिहाज से मैं बात करूं, तो वो न्याय की गारंटी की बात करी। तो गारंटी की बात दोनों कर रहे हैं, दोनों ही जनता के बीच जा रहे हैं और साइड में डिस्कशंस भी हो रहे हैं जिसमें रिलीजन को लेके बात की जा रही है, या फिर बीजेपी ये कह रही है कि हम वादा पूरा करते हैं। देखिए, भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम हुआ। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव को यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। अब ऐसे में आप ये समझें कि अगर मुझसे आप ये कहें कि दोनों गठबंधनों को आप कंपेयर कर दीजिए एज अ जर्नलिस्ट, तो उस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दे सकती हूँ कि एक तरफ एनडीए जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन जिसमें कई दावेदार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त जेल में है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में की मुख्यमंत्री हैं और काफी मुखर लीडर है। तो बहुत सारे चेहरे ऑपोजिशन का जो अलायंस है उसमें है। ऐसे में उनमें किसी एक चेहरे पर फिलहाल सहमति नहीं है। तो फेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर इट इज एडवांटेज एनडीए। बाकी फैसला जनता के ऊपर छोड़ देती हूँ। मैं कभी भी गन्स जंप नहीं करती हूँ और मैं ये मानकर चलती हूँ कि इंडियन वोटर जो है वो बहुत वाइजली अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसा है। मगर पाकिस्तान को अगर हम देखें आदित्य, तो पाकिस्तान में अगर डिक्टेटरशिप कभी आई है तो वो तो बहुत लंबे अरसे चली है, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो पब्लिक कुछ ही टाइम के बाद कहती है हटा दो इसको और बस गिरा दो इसको और इससे कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि 2 बार जो है वो मोदी जी की गवर्नमेंट आई 3rd टर्म के लिए, फिर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से भी सोच रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि लोग कोई चेंज चाह रहे होते हैं चाहे कितना भी अच्छा काम किया जाए, या लोगों को लगता है कि नहीं कुछ सेक्टर्स में कुछ काम की कमी रह गई, इस वजह से लोग इस किस्म का जो है वो बिहेवियर दिखा रहे होते हैं? देखिए आरजू, इंडिया ना एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और इंडिया पूरे इंडिया के बिहाफ पे बोलने की गुस्ताखी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन जो थोड़े से जो सवाल हैं या जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। देखिए, इंडिया में एक होता है पार्टी सपोर्टर्स, दूसरा होता है साइलेंट वोटर या जो इनडिसाइसिव वोटर होता है। आप देखें तो पार्टी सपोर्टर्स ब्रॉडली उनका माइंड क्लियर होता है, लेकिन जिसका जो इनडिसीजन में वोटर होता है वो एक बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है किसी पार्टी की सक्सेस या किसी पार्टी की फेलियर में। यहाँ पर जो एक बात कही जा रही है कि आपने ये कहा कि कई बार काम के बावजूद किसी पार्टी को नकार दिया जाता है। इंडिया में बीते दिनों में खासतौर पर जो फर्स्ट 2 फेजेस की पोलिंग हुई थी उसके बाद वोटर फटीग की बात की गई थी। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बीजेपी का जो सपोर्टर है उसको लग रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी तो जीत ही रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन में कोई नहीं है। दूसरा, इस वक्त यहाँ पर गर्मी बहुत है, लेकिन वो गर्मी जस्टिफिकेशन तो खैर नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लगातार बहुत सारे कैंपेन्स चला रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो वोटर है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पर पोलिंग परसेंटेज जो है वो बहुत हाई है, वहां पर आप वोटर फटीग की बात नहीं कर सकते। जैसे आप असम की बात करें, आप त्रिपुरा की बात करें, आप मणिपुर की बात करें, फॉर दैट मैटर आप वेस्ट बंगाल की बात करें। तो दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें जहां पर उतना हाई वोटिंग परसेंटेज जो है इट हैज गॉट बेटर, बट उस तरह का नहीं है जो कि हम देख रहे हैं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। एक तो ये बात है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि पार्टी कितना कन्विंस कर पाई है, कितना मुखर तरीके से अपनी बात जो उसकी टारगेट वोटर है या टारगेट वोट बैंक है उस तक अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाई है, और क्या उसकी उस स्ट्रैटेजी में ये पर्सुएशन है
कि वो वोटर को घर से बाहर निकाल लाए या उसे अपनी तरफ खींच पाए। क्योंकि जब मैं आपसे ये बात करी तो एक और फैक्ट है, जैसे अगर आप बीजेपी के कैंपेन को देखें, एनडीए के कैंपेन को देखें और बीजेपी लेड एनडीए के कैंपेन को देखें या ऑपोजिशन के जिसमें कि कांग्रेस पार्टी है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां साथ में है, जैसे बीजेपी कहती है कि 400 पार, बीजेपी तो ये कह ही नहीं रही कि हम पावर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो तो सीधा कह रही है कि हम 400 पार। 370 इंडिविजुअल नंबर की बात करती है, जिसे वो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में उसके एब्रोगेशन से जोड़ते हैं। तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन का अलायंस है, आप देखें उनकी स्ट्रैटेजी, उसमें एक नंबर दिखाई नहीं देता। वो ये नहीं, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं बीजेपी 400 सीटें नहीं ला पाएगी, वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हम कितनी सीटें लेकर आएंगे। तो जहां आप अपनी लाइन लंबी खींचने के बजाय दूसरे की लाइन को छोटा करने वाली स्ट्रैटेजी अख्तियार करते हैं, तो आपके किसी के भी जहन में एक सवाल खड़ा होता है कि ये क्या कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या ये परसुएसिव इनफ नहीं है वोटर के जहन में। ये मैं इसको कहती हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव कैंपेन होती है, जब आप ये कहने पर चले जाएं कि फला पार्टी जो है वो ये नंबर क्रॉस नहीं कर पाएगी या फला कॉलिशन ये नंबर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी वाइज भी, जो आपने शुरू में मुझसे सवाल पूछा था, वोटर के लिहाज से मैं मानती हूँ कि कुछ फैसले इंडिया में ईवीएम से जवाब देने का ट्रेंड है और वो अपने हिसाब से जवाब देता है। ये फैसला मैं उसी की अदालत में छोड़ती हूँ, मैं भी उसका सामना करती हूँ, नेताओं को भी सामना करना पड़ता है, सबको सामना करना पड़ता है, और जो उनका फैसला होता है वो सिर माथे पर लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस करते हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रैटेजी वाइज बात करूं, और खास तौर पर जो बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ हफ्तों में बल्कि मुझे कहना चाहिए, जो एक वोटर फटीग को लेकर एक डिस्कशन हुआ था उसके बारे में बात करूं, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। और ये जो कैंपेन स्ट्रैटेजीज हैं, उसके अलावा जो चेहरा है उसे लेकर जो दोनों ही कैंप्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये मुझे ये उम्मीद है कि इन बातों को जब आपका व्यूअर सोचेगा तो उसे समझ आएगा कि इंडिया में इस समय किस तरह से जो चीजें हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो इस वक्त प्ले आउट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत कम देखा है कि इंडिया की न्यूज जो है बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है, इलेक्शन को कवर किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो है रोज ही हम देखते हैं कि मॉर्निंग में हमें कुछ ना कुछ बताया जा रहा होता है इंडियन इलेक्शंस को लेकर। लेकिन आदिति, आप भी शोज ऐसे करती रही हैं जिसमें आपने पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में बात की है, आपने कहा है कि जी वो कम होते चले गए और अब एक बहुत ही स्मॉल नंबर के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हैं। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर उसमें माइनॉरिटीज में तो खैर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी एक काफी बड़े स्केल पे जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी, खैर कई जगह पे मैंने ये बात सुनी है और भारत में भी कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, और फिर एक बार वो मुगल एरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइप का कुछ। तो कुछ होना चाहिए कि मतलब इसलिए नहीं कि मुस्लिम्स को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए आपके ख्याल से, या ये इसी तरह से होता रहेगा जो हो रहा है? देखिए आरजू, क्योंकि आपने जिक्र किया तो थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को मैं क्लैरिटी देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी खबर बना हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके द्वारा जो डेटा जारी किया गया है, जिसमें दो सालों का डेटा कोट किया गया है, एक तो 1950 और दूसरा 2015। ये मैं इसलिए भी उठा रही हूँ क्योंकि आपने भारत के बारे में बहुत ज्यादा ये दुष्प्रचार देखा है कि भाई भारत में तो मुसलमान जो हैं उनका जीनोसाइड हो रहा है। पाकिस्तान तो बहुत चीख चीख कर चिल्लाता है कि इस्लामोफोबिया और मुस्लिम जो हैं वो खतरे में हैं, और पाकिस्तान जो है वो भारतीय मुसलमानों को मॉरल सपोर्ट देता है, ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें, बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। अब मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, अब उन्हें पर्सपेक्टिव देती हूँ। जिस भारत के बारे में कहा जाता है कि वहां पर इस्लामोफोबिया है, जहां पर हिंदूज मेजॉरिटी में है, वहां का डेटा देखिए। 1950 में जो हिंदूज 84.68% हुआ करते थे, 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, 1950 में 84.68%, जो कि घटकर, बढ़कर नहीं, घटकर 78.06% हो गए। घटे हैं हिंदू, और कितना घटे हैं? 7.82%। तो ये किस मुल्क में हो रहा है जिसके बारे में कहा जाता है वो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में। और अब आपने, क्योंकि हम खासतौर पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको डेटा दूं मुस्लिम्स को लेकर, मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर, तो 1950 में 9.84% हुआ करते थे।
1950 में 9.84% और 2015 में 14.09%। तो 9.84% से 14.09% जो कि हो गई 43.14% से ज्यादा की बढ़ोतरी। और सोचिए, मुस्लिम पॉपुलेशन 43.14% बढ़ रही है, जैन्स 85% की गिरावट है उनमें। तो आप उनकी आबादी में 85% की गिरावट है और कैसे 0.45% से वो 0.36% है। अब ये क्या बता रहा है, ये आपको क्या मैसेज दे रहा है कि जिस देश के बारे में ये दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है और जो मेजॉरिटी है उसकी पॉपुलेशन करीब करीब 8% डाउन हुई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जन्म दर के बारे में भी आरजू बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुस्लिम्स ये आप देखेंगी सुनेंगी, मैं एक्चुअली रिलीजियस लाइन पे देखती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक डिस्कशन का बिंदु है, तो मुस्लिम्स भी ये कहते हैं कि भाई उनके यहाँ भी जन्म दर कम हुई है, हिंदूज में तो हुई है। अब आपको ये समझना है जो बदलाव आया है, क्या ये सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है या ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं? क्या इसके पीछे रिलीजियस कन्वर्जन है? क्या इसके पीछे उससे भी बड़ा बात मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में घुसपैठियों को लेकर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर आपके जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि इंट्रूडर और रेफ्यूजी का फर्क भारत बहुत अच्छे तरीके से समझता है। रेफ्यूजीज के लिए ही हम सीए लेकर आए थे, जिसे भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार के तौर पर ये कहा गया, अरे तो मुसलमानों से डरते हैं, ये तो मुस्लिम्स को उसमें क्यों नहीं शामिल किया। तो अभी जो आप सवाल पूछ रही थी, पार्शियल एक्सप्लेनेशन उसका आप ये जो मैं बात उठा रही हूँ उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये कहां से बढ़ रही है मुस्लिम पॉपुलेशन? ये ऐसा नहीं कि भारत में जो मुसलमान रह रहा है वही ये सारी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। जब जन्म दर गिर रही तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही? ये पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि घुसपैठ हो रही है। मैं कुछ रिपोर्ट्स लेकर आई थी, क्योंकि आज जब मैं इसके लिए खबर के बारे में और डिटेल में जाकर पढ़ रही थी आरजू, और मैं चाहूंगी कि जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें थोड़े से फैक्ट्स के माध्यम से ये बात समझ में आए। तो यूपी पुलिस की, असम पुलिस की और बीएसएफ की रिपोर्ट है। क्या कहती है? उत्तर प्रदेश में जो सीमावर्ती जिले हैं, 7 जो सीमावर्ती जिले हैं, अगर मैं उनकी लास्ट 10 इयर्स में बात करूं तो वहां पर मुस्लिम आबादी 32% बढ़ गई। 10 इयर्स में 32% यूपी के 7 सीमावर्ती जिलों में। और उन्हीं सीमावर्ती जिलों के अगर मैं 116 गांवों की बात करूं तो उनमें 50% मुस्लिम आबादी। तो ये आप समझिए। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पर 10% मुस्लिम आबादी बढ़ी है पिछले 10 सालों में, जिसे देवभूमि कहा जाता है। और ये वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। इसके अलावा असम, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कई बार सुर्खियों में रहते हैं, उसे लेकर जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट गई, उन्होंने ये कहा जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, बीएसएफ की जो रिपोर्ट थी, नहीं माफ कीजिएगा, असम पुलिस की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया कि जो बांग्लादेश से इलाके सटते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर से इलाके सटते हैं या गांव सटते हैं, जिले सटते हैं, वहां पर करीब 30% आबादी जो है, मुस्लिम आबादी जो है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये कुछ डेटा है जो आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं उसे एक्सप्लेन करता है। और जो बार बार ये पढ़ने में और देखने और सुनने में आता है कि भाई जो जन्म दर है वो कम हुई है मुस्लिम्स में भी, तो इस पॉपुलेशन बढ़ोतरी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन को ये कहा गया उसके बढ़ने को ये एक मिथ है। तो ये जो बड़ी संख्या में घुसपैठ कराई जा रही है और जिसके पीछे जाहिर तौर पर आरजू में मानती हूँ कि पॉलिटिकल मंशा है, नहीं तो आप घुसपैठियों को लेकर नरम दिल कैसे हो सकते हैं? अगर आपके संसाधनों का दोहन बाहर से आने वाले घुसपैठिए करने लगे और जो यहाँ के सिटीजन है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर उन्हें अपने ही रिसोर्सेज पर उनका क्लेम कम होने लगे या वो उनसे वंचित होने लगे, तो किसी भी देश को बहुत सीरियसली गंभीरता के साथ मंथन करना चाहिए। ये एक लंबी डिबेट रही है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2014 के बाद से लंबी डिबेट रही है, क्योंकि जब जब घुसपैठियों की बात की गई है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे रिलीजियस ओवरटोन देने की कोशिश की है और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, घुसपैठियों और शरणार्थियों का फर्क समझा जाना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे वाजपेयी साहब की वो लाइनें याद आ जाती हैं कि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो राजनीतिक दल रहेंगे।
तो ये बात राजनीतिक दलों को समझनी है। और क्योंकि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इस देश में काफी चिंतन हुआ है, बहुत डिस्कशंस हुए हैं, यहाँ तक कि इस तरह की बातें भी कही गई कि जो लोग अगर ज्यादा बच्चे हों तो उनको सर्टेन राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए। ये सब डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इसकी मांग होती रही है और ये कहा है कि अगर हमें फ्यूचर के लिए अपने रिसोर्सेज को बचाना है और जो हमारी आने वाली जनरेशंस है उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना है, तो इस दिशा में बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर योग गुरु रामदेव, वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कुछ साल पहले तक काफी वोकल थे, वो इस बात को काफी मुखर तरीके से उठाते रहे हैं। और राजनीतिक जो मुझे कहना चाहिए जो राजनीतिक कॉर्नर्स है, पोलिटिकल कॉर्नर्स है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें भी इसे लेकर बात हुई है, लेकिन किसी तरह की सहमति बन पाई हो या इसको व्यवहारिक तौर पर भी इम्प्लीमेंट करना, खास तौर पर इंडिया जैसी कंट्री में, मैं ये मानती हूँ कि इतना इजी नहीं है, लेकिन अब सीरियसली इस पर काम होना चाहिए फॉर श्योर। मैंने तो कई बार ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे कई आपके जो लीडर्स हैं उनके क्लिप्स हैं या कई पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये कहना था कि जी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है, और कुछ टाइम पे जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक बार फिर जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगी तो उनका होल्ड हो जाएगा। साथ कुछ मुस्लिम जो लीडर्स कह लीजिए या जो भी, उनका ये भी कहना था कि जब हम मेजोरिटी में आ जाएंगे तो हम फिर राम मंदिर बना देंगे। खैर वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर भी लिया जा राम सकता है। मंदिर को तोड़ देंगे। हाँ सॉरी, राम मंदिर, हाँ राम मंदिर हटा के दोबारा हम वही जो बाबरी मस्जिद है फिर बना लेंगे। खैर उसको आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ले सकते हैं। घुसपैठिए की आपने बात की, तो जो लोग इलीगल तरीके से हर कंट्री में ही जाते हैं, हमारे यहाँ भी कई बार ये इशू रहा है, तो आपके यहाँ तो एक बड़ा हंगामा रहा था एक सीमा हैदर वाले केस को लेकर कि जी वो 4 बच्चों के साथ पहुंच गई, रह भी गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, वो खत्म कहानी और वो रह रही है। तो अगर आप लोगों के इसी तरह के लॉस बने तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हमारे लॉस में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे कानून अपनी जगह है। मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उन्होंने बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम की बात की थी। मैं जब अब देखती हूँ और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, एक्चुअली दुनिया भर के जो तमाम मुल्क हैं वो उससे काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जाके होमवर्क किया गया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर कानून खड़े कर दिए, कई देशों के संविधान को पढ़ा गया। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि कट पेस्ट करने की कोशिश की गई, उन्होंने इंडिया के हिसाब से हर नियम कानून को कस्टमाइज करने की भी कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी लगती है वो ये लगती है, दे कुड सी इनटू फ्यूचर। उन्हें पता था कि इंडिया की जो प्लूरैलिटी है, जो उसकी डाइवर्सिटी है, वो उसे फोर्सी कर सकते थे कि फ्यूचर में चैलेंज ना हो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी की भी बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की गई, जो कि अपने आप में एक अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन और उस पर डिबेट रही और बीजेपी के कोर एजेंडा में यूसीसी है। और बीजेपी ये अभी भी जो उनका घोषणा पत्र था, आपको याद होगा जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उन्होंने कहा था कि यूसीसी इस देश की जरूरत है, तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो वक्त के साथ इंडिया ने अपने कानूनों को रीइन्वेंट भी किया है, उन्हें रेनोवेट भी, मतलब उनमें बदलाव भी लाए हैं वक्त के मुताबिक। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो हमारी जो क्रिमिनल लॉ था उसमें किस तरह से अमूलचूल परिवर्तन किया गया। तो इंडियन लॉ की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल की। जब कुछ राजनीतिक दल उसमें नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर वोट बैंक ढूंढने लगे, तब दिक्कत है। जब आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अपने वोट बैंक को रखने लगते हैं तो जो लार्जर गोल है, जो पब्लिक गुड है, वो कहीं गौण हो जाता है। और वहीं पर ये प्रॉब्लम है, इंडियन लॉ का प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर इंडिया में भारत ने ही कहा, अभी जो सीए में जिन्हें नागरिकता देने की बात कही गई, भारत ने कहा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास जो ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारे कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक कट ऑफ डेट भी सेट की। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ये कुछ पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम है, ये उनकी जो वोट बैंक को लेकर जो उनकी भूख है उसका प्रॉब्लम है। और बहुत जरूरी है कि ये दल इस बात को समझे कि फ्यूचर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का नहीं,
उनकी अपनी जनरेशंस का भी, लीडर्स की अपनी आने वाली जनरेशंस का भी स्टेक पर है। और आई एम श्योर एट सम पॉइंट इन टाइम हम कुछ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स देखेंगे। खास तौर पर हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़ा मुद्दा नहीं है, वो दरअसल देश की सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम देखेंगे कि 4 जून के बाद जैसे गवर्नमेंट आएगी, मोदी जी वापस आएंगे तीसरी बार, या जो भी होगा उसके आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़े कदम जो है वो हमें देखने को मिलेंगे कि इंडिया घुसपैठियों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेगा, जो आगामी सरकार आएगी वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को अप्रोच करेगी। ये बहुत क्रिटिकल रहने वाला है इंडिया की नेक्स्ट 10 इयर्स के लिहाज से भी। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, और हमें भी इंतजार है कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो फिर देखते हैं कि पाकिस्तान से बात होती है या नहीं होती है। पाकिस्तान भी इस इंतजार में है देखिए कि जब उसमें तो आरजू मोदी जी को लेकर तो आपके यहाँ है ही, वो तो सीधा कहते आए हैं टेरर और टॉक्स जो है वो साथ चलेंगे नहीं, और पाकिस्तान को टेरर को त्यागना होगा, इंडिया को वापस लाने के लिए एस जयशंकर के स्टेटमेंट्स आप सुन ही रहे, राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट्स, डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आप सुन ही रहे। वो तो अब ये कह रहे हैं कि पीओके पे बात करेंगे, और वो बीजेपी चाहे वो होम मिनिस्टर का इंडियन पार्लियामेंट में भाषण हो, रिजोल्यूशन हो कि पीओके भारत का है और इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ कि फवाद चौधरी जैसे नेता क्यों कहते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर वो इस्लामोफोबिया वाला फेक नैरेटिव, और उन्हें क्यों लगता है कि अगर कांग्रेस आती है, राहुल गांधी आ जाए, केजरीवाल आ जाए, ममता बनर्जी आ जाए, तो उन्हें क्यों उम्मीद की किरण दिखाई देती है पाकिस्तान के लिहाज से। वो तो खैर बिल्कुल हमने देखा है शुरू से कि बहुत ज्यादा कांग्रेस को फेवर किया जा रहा है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि अगर चौधरी को बताया ना कि पाकिस्तान वोट नहीं करता इंडियन इलेक्शन में, वोट तो इंडियन वोटर ही करेगा। नहीं, डेफिनेटली ऐसा ही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स तो आती रहेंगी जैसे भारत से आती रहती हैं, और मेरे ख्याल ऐसा होता रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा माहौल बना रहता है, होता रहता है उसके बाद। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आदिति कि आज आप आएंगे और आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और अदिति त्यागी जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत को लेके भारत में हो रहे चुनावों पे। और खासकर आपने देखा जैसे कि अदिति त्यागी जी ने कहा कि साइलेंट जो वोटर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, यानी कि वो डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं। दूसरी ओर आपने देखा जैसे कि अदिति त्यागी और आरजू काज़मी ने डिस्कस किया किस तरीके से आजादी के बाद भारत में हिंदू पॉपुलेशन और बाकी जो मिनोरिटीज की पॉपुलेशन है उनकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है, और दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, लगभग 43% के आसपास उनका ग्रोथ रेट है। और हमने देखा लास्ट में अदिति त्यागी जी ने बात की पाकिस्तान और कांग्रेस के लव अफेयर के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।